हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर। और बेटा डार्क की लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट और इससे जुड़े एकेटीयू में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में भी बेटा हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज का जो हमारा टारगेट है वो है क्विक सॉर्ट और उससे रिलेटेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस और साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन एकेटीयू में आते हैं वो सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मर्ज सॉर्ट के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि मर्ज सॉर्ट एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करता है ना। एग्जैक्टली क्विक सॉर्ट भी जिस तरह मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करके किसी गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है, ऐसे ही क्विक सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर मेथोडोलॉजी का ही यूज करता है। लेकिन जो इनका डिवीजन का प्रोसेस होता है, जो एल्गोरिथम्स हैं डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स को डिवाइड करने के, वो एल्गोरिथम्स जो हैं वो अलग हैं और जो स्टेप्स हैं उनके बीच में जो हम कैरी आउट करते हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो कहने का मतलब है कि एल्गोरिथम उस काम को करने का तरीका अलग है लेकिन अप्रोच वही है कि जो मेन सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम मल्टीपल टाइम रिकर्सिवली डिवाइड करते हैं और फिर फाइनली जो सॉर्टेड एरे होता है वो हमें मिलता है। फाइनली जब हम मर्ज करते हैं या सॉर्टिंग करते हैं तो हमें वो एरे जनरेट कर लाते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए क्विक सॉर्ट को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि क्विक सॉर्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो देखो, अगर हमें सपोज किसी पर्टिकुलर एरे ए को सॉर्ट करना है, जैसे हमने लिखा ए इज द एरे विच इज टू बी सॉर्टेड, और जैसा कि हमने लास्ट टाइम मर्ज सॉर्ट में भी देखा था कि पी जो है वो एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है और आर जो है वो एरे का लास्ट इंडेक्स है। मतलब जो एरे है दैट एरे रन्स स्टार्टिंग फ्रॉम पी अप टू आर। ओके, तो अब देखिए जो स्टेप नंबर 1 है, क्विक सॉर्ट क्या कहता है कि आप ये जो एरे है उस एरे को पार्टीशन कीजिए। किस तरह से पार्टीशन कीजिए? पॉसिबली एम्प्टी सेट, मतलब दो सब एरेज बना लीजिए। एक सब एरे का नाम होगा ए पी क्यू माइनस 1 और दूसरे का नाम होगा क्यू प्लस 1 टू आर। अब देखिए ये चीज बिल्कुल क्लियर विजिबल है कि अगर मैं एक एरे लूं, सपोज मैंने ये एक एरे लिया और इस एरे पे हम सारे ऑपरेशंस करके P और R की वैल्यूज को देखें। सपोज दिस लोकेशन इज P एंड दिस इज R। तो ये क्या कह रहा है कि Q, P से Q माइनस 1, मान लो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पहला हाफ है जो है Q माइनस 1, ठीक है, ये Q वाली पोजीशन है और ये है Q प्लस 1, Q प्लस 1। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो एरे है इस एरे को मुझे 2 हाफ में डिवाइड करना है, ठीक बात है। और 2 हाफ में डिवाइड करने के लिए जो मिडिल एलिमेंट है उस मिडिल एलिमेंट को हम फर्दर जो सब एरेज हैं उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, वो मिडिल एलिमेंट अपनी प्लेस पर फिक्स हो जाएगा। तो बेटा एक्चुअली क्या है, जब हम मर्ज सॉर्ट पढ़ रहे थे तो मर्ज सॉर्ट में क्या था कि हम जब एरे को डिवाइड करते थे, सब एरेज बनते थे और उन सब एरेज को फर्दर डिवाइड करके जब हम फाइनली कंबाइन करते थे, जब हम मर्ज ऑपरेशन करते थे, तो वहां पर हम एक ऑक्सिलरी एरे का यूज करते थे, है ना। मर्ज करके उसके बाद ओरिजिनल एरे में वैल्यूज को कॉपी किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जितना भी काम है वो इन प्लेस होगा। मतलब जैसे मैंने ये एरे लिया और हम जब डिवीजन करेंगे तो जितनी भी चीजें आपको जब एल्गोरिथम में रन करके दिखाऊंगी वो देखने में ऐसा लगेगा जैसे अलग अलग एरे बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो भी काम हम करते हैं वो इसी एरे के अंदर होता है। ऑल द ऑपरेशंस which are being done in case of every step of quick sort are performed on the original array only। ठीक है, तो हर बार क्या होगा, एरे को हम इस तरह से पार्टीशन करेंगे कि एक जो एलिमेंट है वो अपनी जो जगह होगी वो अपनी जगह को फिक्स कर लेगा। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके समझते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम एक जो एरे है उसको 2 पार्टीशन में हमने डिवाइड कर लिया। और पार्टीशन में किस तरह डिवाइड किया कि हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए ये पूरा एरे था और इस पूरे एरे को हमने 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, तो मान लीजिए कि यहाँ कोई ऐसा सेंटर पॉइंट पर जो भी एलिमेंट की वैल्यू है, सपोज x इस एलिमेंट की वैल्यू है ना, द एलिमेंट्स वैल्यू इज x। तो इस डायरेक्शन में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे x से कम होंगे। ऑल दोज विल बी एलिमेंट्स विल बी लेस देन इक्वल टू x। ठीक बात है। और इधर की साइड दे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x। इस तरह क्विक सॉर्ट काम करता है कि जब हम किसी एरे को 2 हाफ में पार्टीशन करते हैं तो एल्गोरिथम कुछ इस तरह काम करता है कि इस पर्टिकुलर
एलिमेंट से छोटे सारे एलिमेंट्स इस लेफ्ट वाले हाफ में आ जाते हैं और इससे बड़े सारे एलिमेंट राइट वाले हाफ में आ जाते हैं। ठीक है, सॉर्टेड नहीं होते, फिर हम इन्हें फर्दर आगे पार्टीशन करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक इंडिविजुअल एलिमेंट ना रह जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने मर्ज सॉर्ट में किया था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडिया है। और फिर क्या होगा, जब हम इन दो सब एरेज जो ये जो दो सब एरेज बने, इनको मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू हम क्विक सॉर्ट इन पर अप्लाई करते हैं। और फिर क्या होता है, कंबाइन जब हमें करना है सॉल्यूशंस को, तो हमें अलग से कोई काम कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी काम हम कर रहे हैं एरे के ऊपर, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो सारे ओरिजिनल एरे में हैं। तो हम कोई भी जहां भी मॉडिफिकेशन होगा, हमें कहीं अलग से कंबाइन ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली ओरिजिनल एरे में चले जाते हैं। तो क्या हुआ बेसिक आइडिया, एक बार फिर से देखते हैं कि क्विकसॉर्ट क्या कहता है कि एक गिवन एरे को पार्टीशन करो रिकर्सिवली, और इस तरह से पार्टीशन करो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो अपनी प्लेस पर सेंटर में फिक्स हो जाए, और उसके बाद उससे लेफ्ट वाला जो सब एरे बने और राइट वाला सब एरे बने। लेफ्ट वाला जो सब एरे है उसके सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हों, है ना, और राइट वाले सब एरे में सारे एलिमेंट्स उस एलिमेंट से बड़े हों। कुछ इस तरीके से पार्टीशन एल्गोरिथम काम करता है। तो चलिए देखें एक बार, सबसे पहले इसको हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं, क्या मतलब है इसका। तो क्विक सॉर्ट क्या है? सॉर्टिंग टेक्निक जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके सूडो कोड में ए क्या हुआ, वो एरे जिसके ऊपर हम क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। P इज द स्टैटिक इंडेक्स ऑफ द एरे, R इज द एंडिंग इंडेक्स ऑफ द एरे। इफ P इज लेस देन R, इसका क्या मतलब है कि हम ये जो रिकर्सिव कॉल करेंगे बार बार, वो जिसे हमने मर्ज सॉर्ट में किया था एग्जैक्टली वैसे ही, जब हम रिकर्सिव कॉल्स करेंगे तो आपकी रिकर्सिव कॉल कब एंड होगी। देखो बेटा, रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन वो प्रोसेस है जहां पर आप एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम स्मॉलर वैल्यूज पर कॉल करते हैं, है ना। तो वो प्रोसेस तो चलता रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो बेस केस क्या है? बेस केस वो कंडीशन होती है जहां पर जाके आपकी जो रिकर्सिव कॉल्स होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। ठीक, तो ये क्या है? वो बेस केस, मतलब P इज लेस देन R, इसका मतलब है P और R एक ही लोकेशन पर कब आएंगे? जब एरे में एक सिंगल एलिमेंट बचेगा। भाई आपका ये एरे है, इस एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, पहले पे का इंडेक्स है P और लास्ट का इंडेक्स है R। अगर रिड्यूस करते करते, पार्टीशन करते करते एरे में एक सिंगल एलिमेंट बचे, तो पहला भी इंडेक्स यही है और आखिरी इंडेक्स भी यही है। तो इसका मतलब जब तक एरे में एक डिवाइड करते करते, एरे को पार्टीशन करते करते उसमें एक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए, तब तक हम उसको फर्दर पार्टीशन करेंगे और उसके हर पार्टीशन पर क्विक सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर मर्जिंग का कोई भी स्टेप यहाँ पर गिवन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक बार क्विक सॉर्ट आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एरे होगा वो ऑटोमेटिकली इन प्लेस सॉर्ट होता जाएगा, तो हमें कंबाइन सॉल्यूशन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किस तरह से चलेगा, कैसे काम करता है। देखिए बेटा, सबसे पहले एक ये समझते हैं, एक एग्जाम्पल सपोज मैंने लिया, तो इस एग्जाम्पल से आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि इसका मतलब क्या है। देखिए, ये है एरे जिसके ऊपर सपोज मुझे क्विक सॉर्ट अप्लाई करना है, दिस इज माय ए, है ना, ये ए है वो एरे जिसके ऊपर मैंने क्विक सॉर्ट लगाया। अब क्विक सॉर्ट को अप्लाई करने के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है। जो भी एरे है उस एरे के किसी एक एलिमेंट को हम पाइवट एलिमेंट मानकर चलते हैं, है ना। अब इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, पिवट कह लें, पिवॉट कह लें, पाइवट कह लें, मल्टीपल प्लेसेस पर इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कही जाती है। मैं इसको पाइवट एलिमेंट से रेफर करूंगी। तो अब ये क्या हुआ, किस तरह से ले सकते हैं पाइवट एलिमेंट, एरे में किस एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट हमें मानना है। देखिए, इसकी बहुत सारी इंप्लीमेंटेशंस हैं, क्विक सॉर्ट कई तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। एक इंप्लीमेंटेशन में इसके फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। एक किसी दूसरी इंप्लीमेंटेशन में इसके लास्ट एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट मान लेते हैं। हम स्टैंडर्ड जो अप्रोच है, स्टैंडर्ड अप्रोच में क्विक सॉर्ट की जो लास्ट एलिमेंट है उसको एज पाइवट कंसिडर किया जाता है। तो मैं हमेशा स्टैंडर्ड अप्रोच ही फॉलो करूंगी। तो मैंने क्या किया, जो लास्ट एलिमेंट है एरे का, जो लास्ट एलिमेंट है उसको मैंने एज पाइवट एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब ये पाइवट एलिमेंट का क्या मतलब है, ये इसका पर्पस क्या है। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमारा जो इंडेक्स है P, एरे का जो इंडेक्स है वो है P, और जो इसका एंडिंग है वो है R, ठीक है। एंडिंग इंडेक्स जो है वो है R, तो ये क्या है R, ठीक बात है।
अब मैंने एरे के लास्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट था उसको पाइवट एलिमेंट माना। तो जब हम इसका पार्टीशन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर एरे का पार्टीशन हम इस पाइवट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में करेंगे। मतलब कुछ इस तरह से पार्टीशन करेंगे कि हमेशा ये जो पाइवट एलिमेंट है, इस पाइवट एलिमेंट पर इसकी एक प्लेस यहां पूरे एरे में, ये इस तरह से हम इसको प्लेस करेंगे। इस पार्टीशन, जब हम इसका पार्टीशन करेंगे तो जो लास्ट इंडेक्स पर पाइवट एलिमेंट हमने रखा उसको इस तरह से इस एरे में प्लेस करेंगे कि ये एरे दो हाफ में डिवाइड हो जाए, इसका दो हाफ में पार्टीशन हो जाए, है ना। और ये जो एलिमेंट है वो बीच में रह जाएगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट जो लेफ्ट वाला हाफ है उस हाफ में इस पाइवट एलिमेंट से कम वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे। जैसे मैंने कहा 3 अगर पाइवट एलिमेंट है, यहां पर किसी प्लेस पर इसकी प्लेस बनी तो इससे पहले जब जो पार्टीशन बनेगा डिवाइड होके उसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू इससे कम होगी। इसी तरह इसके राइट में जो वैल्यूज आएंगी वो सारी इससे बड़ी होंगी। और यहाँ पर इक्वलिटी भी होल्ड करती है, मतलब अगर इन केस ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स है तो उस केस में भी हम पार्टीशन एल्गोरिथम को वेल एंड गुड एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए ये वाला जो सब एरे है, जब हमने इसको फर्दर क्विक सॉर्ट इस पे अप्लाई किया तो क्या हुआ, हमने इस सब एरे को पूरे कंप्लीट एरे की तरह माना और इस वाले लास्ट वाले एलिमेंट को हमने पाइवट एलिमेंट मान लिया। अब क्या हुआ, इस पूरे एरे को पार्टीशन किया किसके अराउंड, इसके अराउंड, तो ये बीच में रह गया और इसका लेफ्ट पार्टीशन बन गया और राइट पार्टीशन बन गया। लेफ्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो इससे छोटे थे, राइट वाले सारे एलिमेंट्स इससे बड़े थे, है ना। अब ये देखिए ये तो सिंगल एलिमेंट्स हैं, जहां एक से ज्यादा एलिमेंट है वहां पर हम दोबारा पार्टीशन करेंगे। यहां हमने फिर पार्टीशन किया, दो में से जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसे पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट किया और अब फिर दोबारा जब पार्टीशन करेंगे तो उस टाइम पर पाइवट के राइट साइड में ये -3 आएगा क्योंकि दो एलिमेंट है, एक तो पाइवट है ना, तो या तो लेफ्ट साइड जाएगा रिमेनिंग एलिमेंट या फिर राइट साइड जाएगा। तो इस केस में यहां पर आते आते देखो सिंगल एलिमेंट यहां पर बचे हैं और जब ये एलिमेंट सिंगल रह जाते हैं तो ये सारे के सारे एरे में अपनी प्लेस पर चले जाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम इस एरे पर क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो वो क्विक सॉर्ट किस तरह से काम कर रहा है। देखिए बेटा, यहां देखिए सबसे पहले ये क्विक सॉर्ट है ना। क्विक सॉर्ट क्या कहता है, पहले इसको देखिए, इफ P इज लेस देन R, जब P R से छोटा है तब पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में क्या हमारा P R से छोटा है ना। P की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो P की वैल्यू है 1 और R की वैल्यू है 9, 1 इज लेस देन 9, तो ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू होगी क्योंकि एरे में 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करें, पार्टीशन करें एरे को, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, Q। जब पार्टीशन करें तो क्या रिटर्न करेगा, Q रिटर्न होगा। तो देखिए जब हमने इस एरे को पार्टीशन किया तो हमें क्या मिला, Q मिला, है ना, 3 मिल गया, 3 की पोजीशन मिल गई और उस पोजीशन के हिसाब से उसके लेफ्ट साइड के इस तरह से पार्टीशन रन करेगा, एल्गोरिथम रन करेगा कि लेफ्ट साइड में उससे सारे छोटे एलिमेंट्स आ जाएंगे और फिर उसी चीज को हम रिकर्सिवली डिफरेंट सब एरेज पर रिपीट करते रहेंगे जब तक एक सिंगल एलिमेंट हमारे पास ना बच जाए। तो हम पहले इस डायरेक्शन में ये काम करेंगे फिर राइट डायरेक्शन में ये काम करेंगे, ठीक है, रिकर्सिव कॉल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर बात। तो अब देखो, अब ये समझते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए हमारी, कि हम ये समझ लें कि ये जो पार्टीशन एल्गोरिथम है ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, पार्टीशन काम कैसे करता है। तो उसके लिए देखिए ये एग्जांपल देखिए, सपोज मैंने एक इनपुट एरे लिया, दिस इज द एल्गोरिथम फॉर योर पार्टीशन, है ना। क्विक सॉर्ट में जो पार्टीशन का स्टेप है उसका ये एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम को हम इस एग्जांपल पर रन करके समझेंगे कि इसका क्या मतलब। चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, ये है आपका इनपुट एरे, ठीक। इनपुट एरे की नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स आर देयर, राइट। अब देखिए इन 8 एलिमेंट्स को अगर मैं नंबरिंग दूं तो दिस इज 1 2 3 4 5, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे। देखिए दिस इज 1, दिस इज इंडेक्स 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 7 एंड 8। अब जब हमने पहली बार ये वाला जो प्रोसेस स्टार्ट किया तो जो हमारा एरे है ए वो ये है, ठीक है। अब देखो पार्टीशन पे आओ, सबसे पहले इसने क्या किया, पार्टीशन ए
पी आर, मतलब जो होल एरे है उसको हम पार्टीशन कर रहे हैं। x इज इक्वल टू ए आर। एक्स क्या है? ये क्या है? पाइवट एलिमेंट। दिस इज योर पाइवट एलिमेंट, है ना। हमने सबसे पहले क्या किया? ए ऑफ आर, क्या है ए ऑफ आर हमारा यहाँ पर? 5। ए ऑफ आर इज 5। तो पाइवट एलिमेंट क्या हुआ? ये हमारा पाइवट एलिमेंट है जो हमने पाइवट सेलेक्ट किया है ना। ये क्या कह रहा है? देखिए, ए ऑफ आर मतलब एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसको आप एज पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। पहले हमने इस वाले स्टेप में ये वाला काम किया। फिर i इज इक्वल टू p माइनस 1। i एक वेरिएबल है जिसको हमने इस पूरे एरे पे कहां लगाया? p की वैल्यू कहां पर है? p क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है? पहले एलिमेंट का, एरे के पहले एलिमेंट का इंडेक्स है p। तो i हमने उससे पहले लगाया, इसका मतलब i यहां पॉइंट कर रहा है कहीं पे, है ना। अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करूं तो इसका मतलब i की वैल्यू जो है वो इस टाइम 0 है। इस टाइम i की वैल्यू क्या है बेटा? 0 है ना। इसको यहां लिख लेते हैं। यहां पर जो है i की जो वैल्यू है इस टाइम वो 0 है, क्योंकि i को +1 करेंगे तो i की वैल्यू 1 आ जाएगी। एरे की जो इंडेक्सिंग है वो हमने 1 से शुरू की है ना। और p इस टाइम एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो i कहां पर है? p माइनस 1 पे। तो इसका मतलब i जो है उसकी वैल्यू है 0, मतलब वो एरे में अभी है ही नहीं, एरे के पहले कहीं पॉइंट कर रहा है। चलिए, इतनी बात हो गई क्लियर। अब कहां से p की वैल्यू से लेकर r माइनस 1 तक हमें चलना है। देखो बेटा, हम अभी पहले एल्गो को देख के समझेंगे और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ले, और फिर एल्गो बिना देखे भी हम एल्गो को इजीली रन कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखिए अब क्या हुआ। p की वैल्यू को कहां से शुरू करेंगे? यहां से, फर्स्ट इंडेक्स से लेके r माइनस 1 तक। ये देखिए, r माइनस 1 मतलब जो एलिमेंट आपने पाइवट एलिमेंट रखा उससे पहले तक j की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेके r माइनस 1 तक चलेगी। ठीक बात है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से इसको चलाना शुरू करूं तो पहली बार में j की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 1। ठीक है, पहली बार जब ये लूप चलेगा तो j की जो वैल्यू है बेटा वो वैल्यू है 1। चलिए, यहां हो गया। अब हमें क्या करना है? j की हर वैल्यू के लिए क्या चेक करना है? अगर a ऑफ j इज लेस देन इक्वल टू x, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? हमें हर बार j की हर वैल्यू के लिए चेक करना है कि j की लोकेशन पर जो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट, हम देखो हमारा टारगेट क्या है कि इस एरे को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ये जो एल्गोरिथम है ये एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो अब क्या हुआ? इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए जब भी हम j को पाइवट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, हम एल्गोरिथम को अभी देखते हैं। पहले आप यहां समझिए कि हम पहले a ऑफ j पर जो एलिमेंट है, a ऑफ j पर जो एलिमेंट है उसको हम पाइवट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? पाइवट पर। a ऑफ j पर क्या एलिमेंट है? 8। और पाइवट की वैल्यू क्या है? पाइवट एलिमेंट की वैल्यू क्या है बेटा? 5। अब आपको क्या ध्यान रखना है? हर बार इस लूप के अंदर आप हर बार क्या करेंगे कि अगर पाइवट एलिमेंट से बड़ी कोई वैल्यू आपको मिलती है तो आपको कुछ नहीं करना, बस j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके आगे चलना है। और अगर आपको पाइवट से छोटी वैल्यू मिलती है तो उस केस में आप i प्लस प्लस करेंगे, i को इंक्रीमेंट करेंगे और i वाली प्लेस पर जो वैल्यू है उस वैल्यू को j वाली प्लेस पर जिस वैल्यू से स्वैप कर देंगे। अब देखिए कैसे, यहां पर हम p से लेके r माइनस 1 तक चले, मतलब शुरू से लेके पाइवट के पहले तक हर एक एलिमेंट से हम पाइवट को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। अगर jth लोकेशन पर जो एलिमेंट है वो पाइवट से छोटा है या उसके बराबर है तो हम i को इंक्रीमेंट करेंगे और a ऑफ i को a ऑफ j से एक्सचेंज कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल हम j को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पहले तो हमारी बात ये है, और जब हम सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे तो एंड में i जहां पर रुकेगा उसकी +1 वाली लोकेशन पर जो एलिमेंट होगा उसे पाइवट एलिमेंट से हम एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये एल्गोरिथम काम करता है। दोबारा से समझते हैं, नॉर्मली समझते हैं फिर एल्गो अप्लाई करेंगे। क्या करना है? पहले एलिमेंट से लेके जहां हमने पाइवट एलिमेंट माना लास्ट एलिमेंट उसके पहले वाले तक सारे एलिमेंट्स को हमें पाइवट एलिमेंट से कंपेयर करना है। अगर पाइवट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट हमें मिलता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे। और अगर पाइवट से छोटा एलिमेंट हमें मिलता है
तो फिर हम i को प्लस करेंगे और ith लोकेशन पर जो एलिमेंट होगा, ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा उसे jth इंडेक्स पर जो एलिमेंट जो होगा उससे एक्सचेंज कर देंगे। ठीक, तो एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को पूरे के पूरे एल्गोरिथम में रिपीट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे पर ये पार्टीशन एल्गो लगाएंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरह से एरे पार्टीशन, फर्दर पार्टीशन किस तरह जनरेट करेगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब j की वैल्यू 1 है, j कहां से शुरू हुआ, p से शुरू हुआ है ना, j की वैल्यू कहां से शुरू हुई, p, और p का इंडेक्स कहां से शुरू हो रहा है, 1 से। तो j की वैल्यू 1 से लेके ये लूप कहां तक चलेगा हमारा, देखिए 1 से लेके 7 तक चलेगा, क्योंकि टोटल 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक बात है। तो जब j की वैल्यू 1 है तो क्या हुआ, इसने किससे किसे कंपेयर किया, 8 से कंपेयर किया, किसको, 5 को। अब ये तो बड़ा है, क्योंकि 8 5 से बड़ा है, तो क्या हुआ, ये कहां आ गया, देखिए जब क्योंकि 8 5 से बड़ा है तो हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना। देखो a ऑफ j की वैल्यू क्या है बेटा, 8, और x की वैल्यू है 5, लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। ये कंडीशन फॉल हो गई तो आप इसके अंदर नहीं आए, कहां गए, फिर दोबारा से आपने b को, j को इंक्रीमेंट किया, है ना। तो एग्जैक्टली इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं कि पहली बार में हमने a ऑफ j से इसको कंपेयर किया, क्योंकि ये इससे बड़ा है तो हमने क्या कर दिया, यहां आ गए हमने j को इंक्रीमेंट कर दिया। अब j की वैल्यू क्या हो गई, देखो 2, पहले j कहां था, 1 पे, अब j कहां है, 2 पे। तो जब अब j की वैल्यू है 2, अब हम काम कर रहे हैं, क्या i चेंज हुआ, नहीं, i में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, i अभी भी यहीं पर है ना, i अभी भी एरे के बाहर है। चलिए अब देखिए, अब फिर से क्या करना है, अब देखिए यहां जितने जितने बार आते जा रहे हैं ना, इसका मतलब 8 को हम एक बार कंपेयर कर चुके। अब देखिए 5, अब हमें 5 को नेक्स्ट, j की वैल्यू है 2, तो j 2 पर क्या एलिमेंट है बताइए, a, यहां पर j की वैल्यू 2 है तो a ऑफ 2 पर क्या एलिमेंट है, 1, और पाइवट की वैल्यू क्या है, 5। तो देखिए 1 जो है वो पाइवट से छोटा है ना। हमने क्या कहा कि अगर इन एलिमेंट्स में से पाइवट से छोटा एलिमेंट आता है तो हमारे करने के लिए एक काम है। क्या काम है भाई, अगर देखिए a ऑफ j की वैल्यू क्या आई, 1, और ये लेस देन इक्वल टू है, x की वैल्यू क्या है, 5, पाइवट की वैल्यू है 5, तो ये कंडीशन ट्रू है। और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम लूप के अंदर आएंगे। ठीक, लूप के अंदर आते क्या करेंगे, i इज इक्वल टू i प्लस 1, करो i प्लस 1, i अभी कहां पर था, 0 पे था, जैसे ही हमने i को प्लस 1 किया, i कहां आ गया बेटा, यहां आ गया, है ना। किसके इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, अब 8 के इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अब i प्लस 1 कर दिया, और अब क्या करना है, एक्सचेंज a ऑफ i विद a ऑफ j, मतलब a ऑफ i पर जो एलिमेंट है उसे a ऑफ j वाले एलिमेंट से एक्सचेंज कर दो। तो देखो ये एलिमेंट यहां चला गया और ये एलिमेंट यहां चला गया, ये एक्सचेंज हुआ, और देखो यहाँ पे अगले वाले एरे में क्या आया, 1 इधर आ गया और 8 इधर आ गया। ठीक बात है, एक्सचेंज किया और एक्सचेंज करके फिर वापस कहां जाओ, j को दोबारा से इंक्रीमेंट कर दो, फिर दोबारा j को इंक्रीमेंट किया, j की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब देखिए, देखो तो j कहां पॉइंट कर रहा है, अब j 6 को पॉइंट कर रहा है, और i कहां पर है, i यहां पर है ना, i यहां पर है, अभी हमने इसको शिफ्ट करके i को यहां पर डाल दिया था। चलिए अब फिर कंपेयर कीजिए, किसको किससे कंपेयर करना है, ये जो पाइवट एलिमेंट है उसे हमें j लोकेशन पर जो एलिमेंट है उससे कंपेयर करना है। तो बताइए 6 जो है वो 5 से बड़ा है। अब जब पाइवट से बड़ा एलिमेंट मिलता है तो हमें कुछ नहीं करना, बस j को आगे बढ़ाना है ना। तो देखिए 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, पाइवट से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं किया, बस j को आगे बढ़ा दिया। देखो j यहाँ पर 3 था, यहाँ पर j 4 हो गया, सीधा j में जो है हमने सीधा सीधा j को प्लस 1 कर दिया बिना किसी ऑपरेशन के। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब jth लोकेशन पर एलिमेंट क्या है, 4, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, 5 से, यहां हमने 6 से कंपेयर किया था, है ना। अब हम 4 को 5 से कंपेयर कर रहे हैं, क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि 4 जो है वो 5 से छोटा है। इसका मतलब अब क्या करना है, अगर छोटा एलिमेंट मिलता है तो i को इंक्रीमेंट करो और a ऑफ i को a ऑफ j से इंटरचेंज कर दो। तो क्या हुआ, छोटा एलिमेंट मिला तो i को इंक्रीमेंट करो, है ना। i कहां पर है, यहां पर, इंक्रीमेंट होके i कहां पर आ गया, यहां पर, भाई i कहां पर है, यहां पर है, अभी i यहां पर है, इंक्रीमेंट होके कहां आया, यहां, j कहां है, यहां। तो अब क्या करें, क्योंकि j पाइवट एलिमेंट से, j का जो एलिमेंट है वो पाइवट एलिमेंट से छोटा है, तो i को इंक्रीमेंट करके यहां ले आए,
और a ऑफ i को a ऑफ j से इंटरचेंज कर दिया। तो देखो a ऑफ i की जगह a ऑफ j आ गया और a ऑफ j की जगह a ऑफ i आ गया। तो ये 4 और 8 जो है वो आपस में इंटरचेंज हो गए। देखो ये 4 और 8 जो है वो आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, 4 इधर आ गया और 8 इधर आ गया और ये काम करके फिर हमने j को प्लस प्लस कर दिया। तो अब j की वैल्यू क्या है 5। अब नेक्स्ट टाइम पर j की वैल्यू है ये। नाउ दिस इज आर j। ओके, अब i की वैल्यू क्या थी i, यहां पर i कहां होल्ड कर रहा है, यहां होल्ड कर रहा है। दिस इज योर i राइट नाउ। ठीक बात है। अब देखिए, अब हमें किससे कंपेयर करना है, 5 को किससे कंपेयर कर रहे हैं 0 से। 0 भी 5 से छोटा है तो इसका मतलब अब फिर हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। किससे एक्सचेंज करें, a सबसे पहले क्या करें, i इज इक्वल टू i प्लस 1 करें। तो i कहां चला जाएगा, यहां है ना। i किसे पॉइंट करेगा नेक्स्ट, अभी यहां i है तो i अब नेक्स्ट कहां चला गया, देखो यहां पर, ये देखो i यहां पॉइंट करने लगा है ना। अब नेक्स्ट पोजीशन पर ये i है, दिस इज नाउ योर i, और i वाली पोजीशन को j वाली पोजीशन पर जो एलिमेंट है उन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो किसे इंटरचेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। 6 को और 0 को इंटरचेंज कर दो। देखो 6 की प्लेस पे 0 आ गया और 0 की प्लेस पर 6 आ गया। ठीक है, और फिर दोबारा ये काम करके j को कर दो इंक्रीमेंट। अब j की वैल्यू क्या हो गई बेटा 6। ठीक, अब देखो फिर दोबारा क्या करना है, वापस से क्या करें, पाइवट को कंपेयर करें a ऑफ j से। अब देखो a ऑफ j जो है वो पाइवट से छोटा है, फिर इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन करना है, i जहां पर है उसे प्लस करो तो i यहां आ गया है ना, i को प्लस करो i यहां आ गया, और a ऑफ i को किससे एक्सचेंज कर दो, a ऑफ j से। ठीक बात है, a ऑफ i को a ऑफ j से एक्सचेंज कर दो, कर दिया एक्सचेंज। तो देखो 8 की प्लेस पर 3 आ गया और 3 की प्लेस पर 8 आ गया, और ये करके फिर दोबारा j को इंक्रीमेंट करो। अब j की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7। ठीक, क्लियर। तो अब जब j की वैल्यू 7 है तो अब हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, पाइवट से हमने 9 को कंपेयर किया। बिल्कुल क्लियर, हमें पता है कि अगर पाइवट से बड़ा एलिमेंट आता है तो हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना, बस j को इंक्रीमेंट कर देना। तो जैसे ही पाइवट से बड़ा एलिमेंट आया हमने क्या किया, कोई ऑपरेशन नहीं किया, एज इट इज जहां हम थे यहां तक हमने प्रोसीड कर लिया। और अब क्या होगी, j की वैल्यू 8, जहां पर हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो गया, जो हमारा ऑपरेशन था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये लूप टर्मिनेट हुआ, देखो j की वैल्यू p से r-1 तक चलनी थी ना, p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसका मतलब 1 से लेके 7 तक चलनी थी है ना। r की वैल्यू है 8 तो इसका मतलब j की वैल्यू 1 से लेके 7 तक चलनी थी। 7 तक हमने चला दी, हमने पाइवट एलिमेंट के पहले वाले सारे एलिमेंट से पाइवट एलिमेंट को कंपेयर कर करके देख लिया, और हम कब रुके, जब ये पूरा लूप खत्म हो गया। ठीक बात है। अब लूप खत्म होने के बाद क्या कह रहे हैं, एक्सचेंज ai प्लस 1 विद ar, मतलब ये जो पाइवट एलिमेंट था, अब इस पाइवट एलिमेंट को इस एरे की एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें बिठाना है, और उस पाइवट के लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट उससे छोटे रह जाएंगे और राइट वाले उससे सारे बड़े रह जाएंगे। तो देखो i की पोजीशन क्या है, यहां पर है i है ना। हमें क्या करना है, a ऑफ i प्लस 1 को ar से एक्सचेंज करना है। a ऑफ i प्लस 1 की वैल्यू क्या है बेटा 6, ar की वैल्यू क्या है 5, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे है ना। जैसे ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए क्या आया, देखो ये देखो 6 की जगह आ गया 5 और 5 की प्लेस पर आ गया 6 है ना। तो ये कुल मिला के आपका जो एरे बना ये क्या बना, यहां लिख लेते हैं। देखिए तो ये जो एरे था, इनिशियल जो एरे था आपका वो था 8 1 6 4 0 3 9 5 है ना। और जब ये पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद 5 की वैल्यू यहां पर आ गई, 5 आपका पिवट एलिमेंट है, तो पिवट एलिमेंट तो रह गया बीच में 5। ठीक है, और उसके बाद दो सब एरेज बन गए, पहला वाला जो हाफ है उसकी क्या वैल्यूज है और दूसरा वाला जो हाफ है उसकी क्या वैल्यूज है वो लिख लेते हैं है ना। पहले वाले हाफ में क्या आया 1 4 0 3, दिस इज 1 4 0 3, और जो सेकंड वाला हाफ है उसमें आया आपका 8 9 6 है ना। दिस इज हाउ वी हैव पार्टीशनड दिस पर्टिकुलर इनपुट एरे इनटू 2 सब एरेज है ना। कैसे, जो लास्ट एलिमेंट है उस एलिमेंट को हमने पाइवट एलिमेंट मान लिया था, और फिर हमने पार्टीशन एल्गोरिथम को इस तरह से रन किया कि पाइवट एलिमेंट ने कहीं बीच में अपनी पोजीशन
ले ली और फिर उस अपनी पोजीशन उसने फिक्स कर ली एरे में, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया और उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स बचे देखिए वो 5 से छोटे हैं। ये देखिए यहाँ क्या है 1 4 0 3, ये सारे एलिमेंट 5 से छोटे हैं, ये इसके लेफ्ट हाफ में चले गए और इससे जितने भी बड़े एलिमेंट एरे में थे कौन कौन से 8 9 और 6 वो सारे इसके राइट हाफ में आ गए। तो दिस इज हाउ योर पार्टीशन एल्गोरिथम रन। ठीक है, ये तो हमने एल्गोरिथम जो है उसको इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन रन करके देखा है। अगर आप इसको रैंडम सीधा याद रखना चाहते हैं तो सीधी क्या बात हुई, क्या लॉजिक है कि भाई पूरा एरे लो, लास्ट एलिमेंट को हमने पाइवट एलिमेंट मान लिया, अब शुरू से लेके पाइवट एलिमेंट तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमें पाइवट से कंपेयर करना है। पाइवट से छोटा एलिमेंट अगर मिलता है तो आई की वैल्यू को इंक्रीज करना है और आई वाली लोकेशन पर जो वैल्यू है उसे जिसे हमने अभी कंपेयर किया वो जे वाली पे है, उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है ना। और अगर पाइवट से बड़ा मिलता है तो फिर हमें नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करना है, तब हमें कोई एक्सचेंज का प्रोसीजर नहीं करना है। और ये काम हमें कब तक करना है, जब तक पाइवट से पहले वाले एलिमेंट तक हम सबसे उसे कंपेयर ना कर लें। ठीक बात है। फिर जैसे ही सबसे कंपैरिजन हो जाएगा, जहां पर हमारा आई रुका, i+1 वाली जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसे और पाइवट एलिमेंट जो है उन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो इस प्रोसीजर के बाद जो हमें एरे मिलेगा उसमें पाइवट एलिमेंट अपनी प्लेस पर फिक्स हो चुका और उसके बाद उसके लेफ्ट सब एरे में उससे छोटे एलिमेंट्स और राइट सब एरे में उससे बड़े एलिमेंट जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ गए। ठीक बात है बेटा। तो अब ये तो हुआ एक स्टेप, है ना। इसी चीज को हम रिकर्सिवली आगे सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली हमें क्विक सॉर्ट का सॉल्यूशन मिलेगा वो वहां पर जनरेटेड दिखेगा। देखिए चलिए इसको फर्दर पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस एंड होगा। बनाते हैं यहां पर इस प्रॉब्लम को, यहां पर दोबारा से जनरेट कर लेते हैं। दिस इज आवर एरे, है ना। और एरे में क्या क्या एलिमेंट हैं, 8 1 6 4 8 1 6 4 0 3 9 5 0 3 9 और 5, ये हमारा एरे है। ठीक बात है। और जब हमने इस एरे को पार्टीशन किया, हमने ये वाला जो एलिमेंट था, कौन सा एलिमेंट, ये जो लास्ट एलिमेंट है इसको हमने पाइवट एलिमेंट मान लिया और इसको पाइवट मानने के बाद मुझे ये पाइवट बीच में कहीं छोड़ दिया मैंने, 5 अपनी पोजीशन पर आ गया और 5 के साथ साथ जब हमने एरे को 2 हाफ में डिवाइड किया, है ना, तो फर्स्ट वाले हाफ में जो एरे मिला उसमें क्या था, देखिए जो फर्स्ट हाफ था वो था 1 4 0 3 और सेकंड हाफ था 8 9 6। तो फर्स्ट हाफ है 1 4 0 3 और जो सेकंड है वो हाफ है बेटा हमारा 8 9 6। ठीक बात है। ये पहला स्टेप हमारा परफॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर क्विक सॉर्ट, इन सब एरेज पर भी हमें क्विक सॉर्ट लगाना है। तो अब देखिए एक एक करके लगा के चलते हैं। मान लीजिए यहां पर जब हम इस सब एरे को सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या मानेंगे, पाइवट। नाउ दिस इज आवर पाइवट। जब हम इस सब एरे को सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी आवर पाइवट। बिल्कुल एग्जैक्टली जो काम हमने मेन एरे पे किया उसी काम को हम इधर सब एरे के ऊपर करेंगे। अब पहले चलिए ये बनाते हैं कि ये जो सब एरे बना इसको इधर की तरफ पार्टीशन करेंगे और फिर उस पार्टीशन का रिजल्ट हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए इसको पार्टीशन करते हैं। क्या लिया हमने, 1 4 0 3, है ना, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 4 0 3, ये हमने पाइवट एलिमेंट माना। तो अब क्या होगा, देखो शुरू में आई की वैल्यू कहां पर है, यहां पर है ना, पी ये है और आर ये है, ये आर है। तो जे की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, जे की वैल्यू चलेगी 1 से लेके 1 2 3, 1 से लेके 1 2 3, ये 3 वैल्यूज जे की चलेंगी, है ना। तो देखो अभी सबसे पहले जे की वैल्यू 1 के लिए चेक करो, मतलब हमें क्या करना है, पहले वाले एलिमेंट को लास्ट पाइवट से कंपेयर करना है। छोटा है, अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे, जब छोटा होगा तो क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। कहां आ जाएगा आई, यहां, और आई की जो इंडेक्स पर वैल्यू है उसे जे से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब ये वैल्यू इसी से इंटरचेंज हो गई, है ना।
क्यों? क्योंकि देखो ये a ऑफ j की वैल्यू को हमने 3 से कंपेयर किया, वो छोटी है, तो एल्गो क्या कहता था पार्टीशन का कि अगर छोटी है तो i को +1 करो, तो i कहां आ गया, i भी यहीं पे आ गया। +1 करने के बाद a ऑफ i पर जो वैल्यू थी उसे a ऑफ j से इंटरचेंज कर दो, तो हमने क्या किया, 1 को 1 से इंटरचेंज कर दिया, तो 1 अपनी ही प्लेस पर रह गया। चलो पहला स्टेप तो परफॉर्म कर दिया। अब जब j की वैल्यू 2, 1 के लिए हमने ये काम कर लिया। अब जब j की वैल्यू 2 है तो क्या करेंगे, है ना, अभी तो j की वैल्यू थी 1, अब है j की वैल्यू 2, तो 1 अपनी प्लेस पर है, 4 अपनी प्लेस पर है, 0 अपनी प्लेस पर है, 3 अपनी प्लेस पर है, ये एज इट इज कॉपी हो गए। अब j कहाँ है, यहाँ j है ना, i कहाँ है, यहाँ i है ना, और ये हमारा पाइवट एलिमेंट है। अब फिर दोबारा इसी काम को हम परफॉर्म कर रहे हैं। क्या करें, देखो a ऑफ j जो है वो जो पाइवट है उससे बड़ा है, तो क्या अब हमें कुछ करने की जरूरत है, नहीं, हमें कोई इंटरचेंज नहीं करना। तो इसके बाद जो हमारा एरे आएगा वो सीधा यही एरे आ जाएगा, 1 4 0 3, ये हमारा पाइवट एलिमेंट है ना, और j की वैल्यू इंक्रीज होके कहां पहुंच गई, यहाँ j पे पहुंच गई, और ये i हमारा वही है। क्योंकि ये 3 से बड़ा था तो हमने कोई काम नहीं किया, बस j को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब j की वैल्यू क्या है बेटा, 3, देखिए j की वैल्यू है 3। अब j की वैल्यू 3 पर देखो 0 को हमने किससे कंपेयर किया, 3 से, 0 3 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, i को i+1 करेंगे, तो क्या बना, देखिए i को इंक्रीमेंट किया तो i कहां चला गया, i पहले यहां था, तो अब i कहां आ गया, यहां पर, है ना, यहां 1 था, और a ऑफ i को a ऑफ j से इंटरचेंज कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ क्या आया, 0, है ना, और यहाँ क्या आ गया आपका 4। भाई क्या हुआ, हमने यहाँ पर a ऑफ j को कंपेयर किया पाइवट से, a ऑफ j पाइवट से छोटा था, तो हमने i को इंक्रीमेंट किया, i यहाँ आ गया, और a ऑफ i पर जो वैल्यू है उसे a ऑफ j से इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया, और पाइवट अपनी जगह पर है। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, अब हमने j की वैल्यू 1 2 3 सारे चला दिए, j की वैल्यू 1 2 3 के लिए जब हमने ये वाला काम एज इट इज रिपीट कर लिया, दिस इज फॉर j इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर 2, दिस इज फॉर 3। अब यहां पर लूप जो है वो एंड हो गया, और लूप के एंड होने के बाद क्या होता है बताओ, a ऑफ i पर जो पोजीशन है उससे +1 वाली पोजीशन से पाइवट को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो a ऑफ i क्या है, ये ith पोजीशन ये है, i+1 वाली पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो क्या है, 4, 4 से हम पाइवट को इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या होगा, किस तरह से बनेगा, अब यहां पर क्या होगा, इसे हमने पाइवट को इंटरचेंज कर दिया, तो ये पाइवट इसकी जगह आ गया और 4 इधर चला गया, तो बस यहां पार्टीशन प्रोसेस एंड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां 3 आ गया आपका बीच में, और 3 के इधर क्या आ गया, 1 0, है ना बेटा, और इधर आ गया आपका 4। दिस इज हाउ वी हैव पार्टीशनड दिस पर्टिकुलर सब एरे। तो इसको, ये जो अभी हमने बात की, ये जो हमारा डिस्कशन था, इसको यहां मैं डायरेक्टली लिख रही हूं कि क्या हुआ जब हमने इसके ऊपर पार्टीशन रन किया, तो जो ये 3 है हमारा, ये 3 हमारा रह गया बीच में, है ना, और फिर उसके बाद ये जो पार्टीशन थे, ये पार्टीशन ये पार्टीशन के थ्रू 2 सब एरेज में ये डिवाइड हुआ। पहला वाला सब एरे है 1 0, और बाद में आया आपका 4। दिस इज हाउ दिस सब एरे इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक बात है, ये जो पार्टीशन, इसके करस्पॉन्डिंग हमने पार्टीशन किया, तो ये जो पाइवट एलिमेंट था इसने अपनी प्लेस को फिक्स कर लिया। ठीक बात होगी, चलो इतनी बात हुई। अब क्या हुआ, अब ये जो एलिमेंट्स हैं इन पे पाइवट कौन सा है, इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो पाइवट एलिमेंट है। नाउ दिस इज पाइवट, दिस इज पाइवट, है ना, हमें इसका पार्टीशन करना है। जब हम इसका पार्टीशन करेंगे बेटा तो क्या आएगा आपका, क्लियर, ये देखो, ये यहां पर बस एक बार कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, ये इससे बड़ा है तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस j को इंक्रीमेंट कर देंगे, लूप खत्म हो जाएगा। और i की वैल्यू कहां पर है, 0 पे, तो i और j जो होंगे वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो i किधर आ जाएगा, i ऑफ जो a ऑफ i+1 पर जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है ये इससे इंटरचेंज हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू बीच में रह जाएगी, मतलब पाइवट जो होगा वो आपका यहां रह जाएगा 0, और 0 के जब आप इसको पार्टीशन करेंगे तो इधर की साइड आ जाएगा आपका 1, है ना, और इधर की साइड जो होगा वो होगा एम्प्टी, यहां तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जो एरे है इसमें 2 ही पार्ट हैं, एक तो पाइवट है और दूसरा इसका राइट साइड में चला जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो इस एरे को कंप्लीटली हमने पार्टीशन कर दिया। ठीक बात है, दिस एरे हैज बीन कंप्लीटली पार्टीशनड
कब तक पार्टीशन किया? जब तक इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं बच गए। ठीक है, अब देखो इतनी बात हमें क्लियरली समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं कि ये यहां से जब आप इसको कलेक्ट करें तो आपको क्लियरली ये दिखे। तो ये क्या हुआ? दिस इज 0 and this partition is 1 and this left half is empty। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो यहां पर ये पूरी तरह पार्टीशन हो चुका। क्यों? क्योंकि देखो इंडिविजुअल एलिमेंट्स मिल गए। क्या क्या? इधर तो कुछ नहीं है, फिर 0, फिर 1, 3, 4, देखो 5, आधा एरे आपको नजर आ रहा है। 0, 1, 3, 4, 5, इधर का एरे जो सिंगुलर एलिमेंट्स है, इसका मतलब है कि वो अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं, है ना। अब हम किधर चलते हैं? इधर वाले एरे में चलते हैं। अब हम इसके राइट वाले एरे को पार्टीशन करेंगे। चलिए कर रहे हैं। इसके लिए इधर की तरफ बना के देखते हैं कैसे चलेगा। अब ये देखिए मेरे पास क्या है, 8, 9, 6, इस पे पार्टीशन हम रन करेंगे। 8, 9, 6, है ना। और 8, 9, 6 में जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये है मेरा पाइवट एलिमेंट। एग्जैक्टली मुझे क्विक सॉर्ट अप्लाई करना है इस वाले सब एरे पे। अब जब ये पाइवट है तो आई की वैल्यू पहले यहाँ है, तो मैंने क्या किया, 6 को 8 से कंपेयर किया। 8 बड़ा है तो हमें कुछ नहीं करना। जे कहाँ आ गया अगली बार में? अभी जे यहां था और अगली बार में जो जे होगा वो यहां आ जाएगा, है ना। अब ये 8, 9 और 6, अगली बार जे की जो वैल्यू है वो यहां पर है। जे अब भी 6 से बड़ा है, मतलब जो 9 है वो अभी भी 6 से बड़ा है। तो अब हमें क्या करना है? अब भी हमें बस इसको आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करेंगे तो लूप जो होगा वो एंड हो जाएगा, है ना। और एंड होके i+1 की हमें क्या करना है फाइनली, कि i की वैल्यू जहां पर भी है, i यहां पर था इनिशियली, i तो एक बार भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 6 से दोनों ही एलिमेंट जो लेफ्ट साइड में है वो उससे बड़े हैं, तो इसका मतलब i को तो एक बार भी हमने इंक्रीमेंट नहीं किया। तो अब जब लूप खत्म हो गया, हमने सबसे कंपेयर कर लिया, तो लास्ट में क्या होगा, i को i+1 कर देंगे और i+1 वाला जो एलिमेंट है उसे किससे रिप्लेस करेंगे? पाइवट एलिमेंट से। तो फाइनली क्या बना हमारा बेटा एरे? इस तरह से बना। मतलब क्या कि इधर तो आपका रह गया, ये जो है ये 6 तो आपका यहां रह गया और 6 इधर आ जाएगा, दिस प्लेस विल बी 6, और राइट साइड में आपका आ जाएगा 9 और ये 8 इधर आ जाएगा और लेफ्ट साइड में आपके कुछ नहीं बचेगा, है ना। क्यों? क्योंकि पाइवट ने जहां अपनी पोजीशन ली उसके लेफ्ट के सारे एलिमेंट उसके राइट के एलिमेंट राइट में चले जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे पार्टीशन करेंगे। अब इसी चीज को यहां लिख देते हैं। क्या किया हमने? देखिए अगले ये जिसको जब हमने पार्टीशन किया तो हमें क्या मिला बेटा? 6 मिला, है ना। 6 मिला और 6 को जिस तरह हम पार्टीशन करेंगे, 6 के इधर और इधर, इधर हमें एम्प्टी मिल गया और इधर की साइड क्या मिला? 9 and 8, है ना। राइट साइड में हमें मिले 9 और 8। अब जब हम नेक्स्ट टाइम चले तो अब ये क्या है? 8 हमारा पाइवट है। फिर हम इस पे क्विक सॉर्ट रन करेंगे। जब 8 पाइवट मिलेगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो प्रोसेस अभी हमने फॉलो किया उस प्रोसेस के हिसाब से क्या होगा, 8 यहां रह जाएगा, है ना। और 8 के इधर की साइड जब हम चलेंगे तो इधर हमें मिलेगा 9, है ना, और इधर मिलेगा एम्प्टी। जब हम पार्टीशन प्रोसेस रन करेंगे तो दिस इज हाउ वी विल लीव ऑल दीज स्पेसेस। अब क्या हुआ देखिए, क्या हमें कहीं मर्जिंग की जरूरत है? जो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम क्विक सॉर्ट पे काम करते हैं तो क्विक सॉर्ट एक इन प्लेस एल्गोरिथम है। इन प्लेस का मतलब ये जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, ये एक ही एरे के अंदर हो रहे हैं। बस ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसमें कि हम ये दिखाते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कैसे रिकर्सिवली पाइवट को सेलेक्ट करते हैं और रिकर्सिवली उन्हें रीअरेंज करते हैं। तो अब देखो बेटा, अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके कलेक्ट करूं तो कलेक्ट करने के बाद ये मुझे एलिमेंट्स क्या मिलेंगे? देखो सबसे पहले मुझे क्या मिला? ये 0, है ना, 0 मिला। फिर मुझे क्या मिला? इसको देखो 1। इस तरह लोकेशन से पूरा एरे बन रहा है। यहाँ 1 मिला, दिस इज योर 1। फिर क्या मिला यहाँ पर? देखो 3। जहां जहां हमें इंडिविजुअल एलिमेंट मिल रहे हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3, मिल गया। अब तो अगला इंडिविजुअल एलिमेंट क्या मिला? 4, दिस इज 4। फिर देखो इधर की तरफ चले तो इंडिपेंडेंट कौन है? 5। फिर आगे बढ़े, क्या मिला? 6। फिर आगे बढ़े, क्या मिला? 8 और फिर मिला 9। तो देखिए कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसी सीक्वेंस में हमें वो सारे एलिमेंट मिल गए। नाउ दिस इज योर सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ये क्या है आपका? सॉर्टेड एलिमेंट्स। इसे हम कहेंगे सॉर्टेड
array. This is our sorted array. So this is our sorted array, है ना? कौन सा? ये वाला, ये जो एरे है ये हमारा सॉर्टेड एरे है, जो हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में लास्ट में जाके मिल गया, जहां पर हमने जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे उन सब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक एक करके कलेक्ट कर लिया, है ना? तो एक बार हल्का सा दोबारा से देखते हैं। जब हमने एक एरे लिया, उसमें लास्ट एलिमेंट को मैंने पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो उसके बाद हमने उस पाइवट एलिमेंट की पोजीशन को एक प्लेस पर, उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर बिठाया, और उस करेक्ट पोजीशन पर बिठाने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पार्टीशनिंग। तो इस एरे को इस तरह से पार्टीशन करेंगे कि पाइवट एलिमेंट इसके सेंटर में आके बैठे और ये दो सब हाफ में डिवाइड हो जाए। अब जो काम हमने किया, लेफ्ट वाला जो सब हाफ है, ये देखो, ये लेस देन इक्वल टू 5 है सारे, और ये है सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस सब हाफ में जितने भी हैं वो सब 5 से छोटे हैं, इसमें सब 5 से बड़े हैं। ठीक बात है? और यही काम हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, जब तक एक सिंगल सब प्रॉब्लम ना बचे जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। और एट द एंड जब हम पूरे एरे पर ये काम कर लेंगे दोनों साइड पर, तो लास्ट में हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, तो वो हमारा सॉर्टेड एरे हो जाता है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ क्विक सॉर्ट, जिसमें पार्टीशनिंग होती है और पार्टीशनिंग के बाद मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू हम एरे को सॉर्ट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। चलिए देखिए बेटा, इसी तरह ये जो दूसरा, ये एक अगला एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल पर एग्जैक्टली वही काम कर रखा है जो मैंने आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल पे करके दिखाया। क्या है कि ये एक पूरा एरे है, इस एरे को हमने दो पार्ट में पार्टीशन किया। ये जो पाइवट एलिमेंट है ये अपनी पोजीशन पर आ गया, लेफ्ट हाफ जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, राइट हाफ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और फिर दोबारा रिपीटेडली देखिए, अब हमने इसे पाइवट लिया, फिर दो हाफ में डिवाइड किया, अब हमने इसे पाइवट लिया, फिर दो हाफ में डिवाइड किया, है ना? फिर फाइनली हमने क्या किया, ये जितने भी एरे एलिमेंट्स है देखिए, -6, -3, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है इनको कलेक्ट किया, तो फाइनल सॉर्टेड एरे हमें मिल गया, है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन आइडिया ऑफ क्विक सॉर्ट, हाउ इट वर्क्स। चलिए, तो अब आप चाहें तो अब ये वाला जो प्रोसेस है, जो पार्टीशनिंग है, ये पार्टीशनिंग एग्जैक्टली यहां आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, वही प्रोसेस हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरे के लिए भी कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि एग्जाम में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो क्विक सॉर्ट से अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो आप इस तरह से सॉर्टिंग करके शो करेंगे, और ये हमेशा एक बेटर तरीका है कि आप पहले एटलीस्ट जो मेन एरे है उस मेन एरे का पूरा पार्टीशन करके दिखाएं। जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि यहाँ जब हमने क्विक सॉर्ट अप्लाई किया, तो मैंने जो मेन वाला एरे था उस मेन एरे को यहाँ पर पार्टीशन करके पहले दिखाया कि पार्टीशन प्रोसेस कैसे काम करता है। उसके बाद जो सब एरेज बन रहे हैं उनको भी हम साथ साथ पार्टीशन करके शो कर सकते हैं, जिससे कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आए कि किस तरह रिकर्सिव कॉल्स जनरेट होंगी और किस तरह वो वैल्यूज को रिटर्न करेंगी। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में भी आप ये जो मेन एरे है इसका पार्टीशन करके शो कर सकते हैं, और उसके बाद सब एरेज का पार्टीशन डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब अगली जो चीज है हमारी वो है क्विक सॉर्ट की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें कैलकुलेट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। कैसे क्विक सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरह डिफरेंट सिनेरियोज इसके बनते हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। तो बेटे देखो, पहले हम पार्टीशन एल्गोरिथम पे चलते हैं, जहां हम ये वाला पार्टीशन एल्गोरिथम देखिए, पार्टीशन एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करो। अब हमने फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड पढ़ लिया। फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड ये कहता है कि हम कोड अगर देख लें तो कोड देख के कोड में कितनी इंस्ट्रक्शन है, कौन सी इंस्ट्रक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी और नंबर ऑफ टाइम्स इंस्ट्रक्शन कितनी एग्जीक्यूट होगी, ये देख के हम क्लियरली बता सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर कोड है वो कोड कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, है ना? देखिए, चलिए, ये क्या है, कांस्टेंट टाइम। अब हम एक एक को अगर देखें तो दिस इज कांस्टेंट टाइम, दिस इज 1, वी गो ऑफ 1, एक बार इनिशियलाइज हुआ, ये भी 1 कांस्टेंट टाइम है। अब ये जो लूप है, देखो यहां पर देखो, ये फॉर लूप है ना? और ऑलमोस्ट आपने क्या किया, ये पूरे एरे पे चला रखा है, बस आपने खाली पाइवट एलिमेंट ही तो छोड़ा। तो अगर n एलिमेंट्स का एरे है ना, अगर टोटल n एलिमेंट्स हैं तो टोटल आप कितने कंपैरिजन कर रहे हैं, 1 से लेके n-1 तक टोटल कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो n माइनस टाइम तो ये चलेगा ही चलेगा, और साथ में एक बार एक्स्ट्रा चलेगा जब कंडीशन को टर्मिनेट करेगा। तो अगर हम इन जनरल भी देखें तो ये n टाइम तो ये चलेगा ही चलेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ n, हमने पहले भी पढ़ा है ना। ये जो लूप है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब n माइनस n1 जितनी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है उससे कम इनकी होती है। तो अगर इस पूरे लूप के बाद मैं देखूं, अब ये भी कांस्टेंट टाइम बस एक बार चलेगा और ये भी बस एक बार चलेगा, दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट, दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट, है ना। और ये सारे के सारे बिग O ऑफ n-1 टाइम्स चलेंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन। तो अब क्या बात हो गई कि हमें अगर सीधे सीधे मैं आपसे कहूं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, तो पार्टीशन एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी बताइए, कितनी आएगी, सारे 1 है और जो मेजर टर्म है वो क्या है n, तो क्या आएगी बिग O ऑफ n। जो पार्टीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी आपकी बिग O ऑफ n, याद रखना है ना। इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आती है। अब इसको थोड़ा और साफ से ड्रॉ कर देते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ, ठीक बात है। चलिए अब पार्टीशन एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रख के क्योंकि जब हम क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, देखो यहां पर जब हम क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो ये जो पार्टीशन एल्गोरिथम है ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर ये पार्टीशन यूज हो रहा है ना। तो अगर मैं मानूं कि पूरे क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है Tn, है ना, तो ये तो बेटा कांस्टेंट टाइम है, और ये जो पार्टीशन है इसकी है बिग O ऑफ n, अभी हमने कैलकुलेट की। ये क्या कर रहा है, सबसे पहले पार्टीशन कर रहा है, तो ये पार्टीशन वाला पार्ट है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n। अब अगर पूरे की Tn है तो मैं मानूं इसकी होगी Tn1 और इसकी होगी Tn2, भाई रिकर्सिव कॉल्स हैं, है ना। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई बता, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनी, Tn इज इक्वल टू कैसे, T ऑफ n1 प्लस T ऑफ n2 प्लस बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ 1, ये कॉन्स्टेंट्स है सारे, इनमें तो हमारे लिए नेग्लिजिबल है ना। अब ये T ऑफ n1 और T ऑफ n2 हमें अलग अलग केसेस में इनको एनालाइज करना है। कैसे, सबसे पहले हम कौन सा केस लेंगे, केस 1, वर्स्ट केस। जब हम वर्स्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस कब आएगा, देखो हम क्विक सॉर्ट की बात या क्विक सॉर्ट की बात कर रहे हैं, है ना, सीधी सीधी बात है। सबसे पहले चलो बेस्ट केस लेते हैं, बेस्ट केस इजी है जो आपको सबसे पहले समझ में आएगा, फिर हम वर्स्ट केस की बात करेंगे। बेस्ट केस की बात करें पहले, क्या है बेस्ट केस, मान लो मेरे पास ये एक एरे है ना, और इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो लास्ट वाली पोजीशन है उसको मैंने पाइवट एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है, ये जो पाइवट एलिमेंट है ऐसा कुछ हो जाए कि क्या जब हम पार्टीशन करेंगे इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज करके, अगर हम इस एरे पे सबसे पहले पार्टीशन करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पाइवट एलिमेंट है ना ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर आ जाए। यहां पर अगर पार्टीशन करने पर बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर ये पाइवट प्लेस होगा, तो इसका मतलब ये जो एरे होगा ये इक्वल, बिल्कुल इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना, 3 एलिमेंट इधर आ जाएंगे और 3 एलिमेंट इसके इधर आ जाएंगे, है ना। तो ये तो बेस्ट केस हुआ। तो एक साइड क्या हो गया n/2 और एक साइड क्या हो गया n/2। अगर ये पूरा कितना है n, अगर ये पूरा है n तो ये हो गया n/2 और ये भी हो गया n/2, है ना। तो ये तो बेस्ट केस है कि आपने लास्ट एलिमेंट को एज पाइवट एलिमेंट माना या आपने फर्स्ट एलिमेंट को माना, बात एक ही है, जो भी चाहे टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। तो बाई चांस आपका कुछ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऐसा है कि जब आप इसे पार्टीशन करें तो ये जो पाइवट एलिमेंट है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए और इस एरे को इक्वली पार्टीशन कर दे, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों तरफ आ जाए, है ना। तो अब इस केस में बेटा क्या हो जाएगा, T ऑफ n1 इज इक्वल टू T ऑफ n/2, है ना, और T ऑफ n2 क्या होगा, ये भी T ऑफ n/2, दोनों वैल्यूज n/2 हो जाएंगी, है ना। T ऑफ n1 भी T ऑफ n/2 हो गया और T ऑफ n2 भी T ऑफ n/2 हो गया। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई आपकी वो क्या आई, Tn इज इक्वल टू क्या, Tn/2 प्लस Tn/2 मतलब 2Tn/2 प्लस
ऑर्डर ऑफ n, या n आप कह सकते हैं, है ना। और बिल्कुल यही कॉम्प्लेक्सिटी हमने लास्ट लेक्चर में मर्ज सॉर्ट के केस में सॉल्व की थी। तो क्या आती है कॉम्प्लेक्सिटी, Tn इज इक्वल टू n log n। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, चाहे आप इसे रिकर्शन ट्री मेथड से सॉल्व कर लें, या आप इसको मास्टर्स मेथड से कर लें, या आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, हमेशा इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो n log n आएगी, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम क्विक सॉर्ट को बेस्ट केस में एनालाइज करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि पाइवट एलिमेंट बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर आके बैठेगा और इस एरे को एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, जहां लेफ्ट वाला हाफ उस पाइवट से छोटे होंगे और राइट हाफ के जो एलिमेंट्स होंगे वो पाइवट से बड़े होंगे। तो उस केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो n log n आएगी। ये तो इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो हमने किसके बारे में बात किया, बेस्ट केस के बारे में बात कर लिया। जब हम एवरेज केस की बात करते हैं, है ना, जब हम देखिए, अब हमने नेक्स्ट एवरेज केस की अगर बात की, तो एवरेज केस में हम ये मान के चलते हैं कि एग्जैक्टली हाफ डिवाइड ना होके थोड़ा बहुत, एक साइड 4 एलिमेंट्स आ गए, एक साइड 3 एलिमेंट आ गए, तो ऑन एन एवरेज एवरेज केस में भी जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिगो ऑफ n log n ही होती है ना। इसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो हम बेस्ट केस में मिलता है ऑन एन एवरेज, हमें जब भी हम पार्टीशन एल्गो रन करते हैं तो एक रेगुलर सेटअप पे हमें n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में क्या होगा, देखिए, अब ये वर्स्ट केस में अगर लेके चलूं, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये जो एरे है, या इसे बनाने से पहले लिखिए वर्स्ट केस कहाँ एप्लीकेबल है। सपोज जो हमारा एरे है, एरे इज या ऑलरेडी, एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। सपोज हम ऑलरेडी सॉर्टेड एरे पे काम कर रहे हैं, जिस एरे को हम क्विक सॉर्ट से सॉर्ट करना चाह रहे हैं वो पहले से ही सॉर्टेड है। क्या होगा देखो, सपोज ये एरे है 1 8 9 12 13, है ना। इस एलिमेंट को मैंने पाइवट एलिमेंट मान लिया। अब मुझे बताओ कि जब हम पाइवट एलिमेंट के थ्रू इस पर्टिकुलर एरे को पार्टीशन करेंगे तो इसके कितने पार्टीशन बनेंगे, किस तरह से ये पार्टीशन में डिवाइड होगा, इसको यहां ड्रॉ करते हैं। व्हेन एरे इज ऑटोमेटिक ऑलरेडी सॉर्टेड। तो अब देखो क्या होगा, ये एग्जांपल लो कि मैंने कोई भी एक एरे लिया, सपोज 1 3 8 9 11 13। नाउ दिस इज आवर पाइवट एलिमेंट। तो ये पाइवट एलिमेंट अपनी प्लेस पे है ना, और बाकी के सारे एलिमेंट इसके लेफ्ट साइड वाले में ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या कहता है क्विक सॉर्ट की पार्टीशन तो इस तरह से होगा कि इससे छोटे सारे एलिमेंट इस तरफ चले जाएंगे। ये जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे कहां जाएंगे, इधर की साइड कितने आएंगे, n-1 एलिमेंट्स, है ना। अगर ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे ये टोटल n है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो ये n-1, ये n-1 एलिमेंट्स हैं, ये लास्ट वाला पाइवट है, तो ये n-1 के n- इसके एक साइड में चले जाएंगे और दूसरी साइड में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं, है ना। अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है और आपने लास्ट या फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट मान लिया तो इसका मतलब पार्टीशन होने पर सारे एलिमेंट्स एक ही पार्टीशन में चले जाएंगे और दूसरे पार्टीशन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब इस केस में जो हमारा Tn था, ये जो Tn1 है, इसकी वैल्यू होगी T ऑफ n-1, क्योंकि सारे n-1 एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। और यहां जो हमारा Tn2 है उसकी वैल्यू होगी 0। वो तो कुछ है ही नहीं क्योंकि यहां पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो बेटा इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनी, टोटल क्या बनी बताइए, Tn इज इक्वल टू Tn1 प्लस Tn2 प्लस बिगो ऑफ n, ये लिखा था अभी हमने पीछे, ये टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो इसकी कैलकुलेट होके क्या आएगी, Tn इज इक्वल टू T ऑफ n-1 प्लस, ये तो 0 हो गया, प्लस n, है ना। तो क्या रिकरेंस रिलेशन बना, T ऑफ n इज इक्वल टू T ऑफ n-1 प्लस n। तो इसे आप सीधा सीधा सॉल्व करें और इस रिकरेंस, ये रिकरेंस रिलेशन जब मैंने कराए थे
वहां मैंने ये सॉल्व करवाई थी। एग्जाम में अगर डिराइव करने की आया है तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या मास्टर्स मेथड से सीधी सीधी नजर आ रही है ना। तो क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी बिगो ऑफ एन स्क्वायर, बिगो ऑफ एन स्क्वायर इन वर्स्ट केस, है ना। वर्स्ट केस कब है, जब एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इस केस में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, देखो ये इंसर्शन सॉर्ट के बराबर आ गई मर्ज सॉर्ट में, जबकि वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये डिराइव करने के लिए आ जाती है, तो आपको ये सारी चीजें ढंग से एक्सप्लेन वहां पर करके आनी है। यहाँ मैंने ये डायरेक्टली लिखा है क्योंकि मैंने रिकर्शन ट्री जब मैंने बताया, जब मैंने रिकरेंस रिलेशन पढ़ाया, वहां मैंने सारी की सारी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से और मास्टर्स मेथड से मैंने इस प्रॉब्लम की, इस रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट ऑलरेडी की हुई है। एग्जाम में आएगा तो आपको ये करके दिखानी है, ठीक है बेटा। हर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में कहा कि बेस्ट केस में ये आया तो ये आपको डिराइव करके दिखानी है, या तो रिकर्शन ट्री बना के मास्टर्स मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उससे आप डिराइव करके इसको शो करें, ठीक है। तो ये हो गई इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, डिराइव करने के लिए आ जाती है, ठीक बात है। चलो अब क्विकसॉर्ट का की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। अगला काम क्या है हमारा, क्विकसॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है हमें। चलो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि भाई उसको टोटल स्पेस कितना चाहिए, क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम को रन होने के लिए कितना स्पेस चाहिए। पहली बात ये बताइए, जब हमने मर्ज सॉर्ट पढ़ा था तो मर्ज सॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, बिग O ऑफ n, है ना। क्यों, क्योंकि हमें वहां पर एक ऑक्सिलरी एरे की रिक्वायरमेंट रहती थी। क्या हमें क्विक सॉर्ट में कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज किया, क्या हमने कोई ऑक्सिलरी एरे ऐसा यूज किया, या हमने जो एरे था उसी पे काम किया। हाँ, मर्ज सॉर्ट तो नॉट इन प्लेस एल्गोरिथम था, जबकि क्विक सॉर्ट जो है वो एक इन प्लेस एल्गोरिथम है। क्विक सॉर्ट में हमने कोई डिफरेंट एरे पहले से हम मान के नहीं चले, है ना। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, जब भी हम किसी रिकर्सिव एल्गोरिथम की बात करते हैं तो रिकर्शन एक प्रोसेस है, आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि रिकर्शन में जब भी हम रिकर्सिव कॉल्स करते हैं तो हम स्टैक यूज करते हैं। जितनी बार रिकर्सिव कॉल जनरेट होती है उतनी बार स्टैक में डेटा को हम पुश करते हैं, है ना। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बेस्ट केस और एवरेज केस या वर्स्ट केस में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि बेस्ट केस होता है तो क्विकसॉर्ट को कितना स्पेस चाहिए, और जब वर्स्ट केस है तो उस केस में क्विकसॉर्ट को कितनी जगह लगती है। चलिए सबसे पहले हम बेस्ट केस की बात करते हैं। देखिए बेस्ट केस में क्या कहते हैं हम कि आपका जो प्रॉब्लम है वो हम क्या कहते हैं, पार्टीशन से आपका प्रॉब्लम हर बार दो हाफ में डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम का साइज n है तो नेक्स्ट स्टेप में उसका साइज n/2 दो हाफ में ये डिवाइड करेगा। बेस्ट केस है ये कि पार्टीशन जो है हमेशा इक्वल दो हाफ में डिवाइड करता है। फिर अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करें तो ये ये अगेन n/4 और n/4 में डिवाइड कर देगा, है ना। ये भी n/4 और n/4 में डिवाइड होगा। तो बिल्कुल जैसे अगर मैं इस ट्री की लेंथ डेप्थ को कैलकुलेट, की ट्री की जो हाइट है उसको मैं कैलकुलेट करूं तो kth लेवल पर जाके, ये काम हमने रिकरेंस रिलेशन में भी किया था, kth लेवल पर जाके इसकी जो ये रह जाएगी साइज, ये क्या रह जाएगी n/2k, है ना। और इसको हम मान लें अगर 1 तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, log n/2। ये काम हमने मल्टीपल टाइम किया है ना। तो हमें पता है कि इस ट्री की जो हाइट है, इस ट्री की जो हाइट है, जो कि जहां ये प्रॉब्लम रिड्यूस होके खत्म होगी, उसकी ट्री जो हाइट है वो है log n, है ना। ट्री की जो हाइट है वो है log n। इसका मतलब कितनी बार रिकर्सिव कॉल हुई, ये स्टैक में हमें कितनी बार रिकर्सिव कॉल को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। रिकर्सिव कॉल्स विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक। तो टोटल कितनी बार पुश करना पड़ा, log n टाइम। तो इसका मतलब इसका जो स्टैक साइज है उसकी वैल्यू है log n। तो बेस्ट केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग O ऑफ log n। ये तो है आपका बेस्ट केस, ठीक बात है। अब वर्स्ट केस की बात करते हैं। वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा अलग, चलिए वर्स्ट केस क्या कहता है भाई, वर्स्ट केस ये कहता है कि जब आप पार्टीशन करते हैं ना तो एरे जो है वो इस तरह से पार्टीशन होता है कि एक हाफ में तो सारे एलिमेंट रह जाते हैं, एक हाफ में
कुछ भी नहीं रहता। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर n लिया तो इस हाफ में कुछ नहीं है और इस हाफ में n-1 एलिमेंट्स रह गए, है ना। इसको हमने फर्दर देखा तो इधर कुछ नहीं है, इधर n-2 एलिमेंट्स बचे। ऐसे ही लेफ्ट में मान लो कुछ नहीं है, इधर n-3। इसको प्रोसीड करते जाएंगे तो एक लेवल पर आके यहाँ पर क्या बचेगा, n-k। इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है बताइए, n-k। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूं तो n की वैल्यू k के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब इस ट्री की जो हाइट हुई, वो ट्री की हाइट कितनी हुई, देखो इस ट्री की यहां से लेके जहां तक ये प्रॉब्लम रिड्यूस होती है वहां तक की हाइट कितनी हुई, n। तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स, ये स्टैक का जो साइज हुआ वो किसके ऑर्डर में हुआ, n। तो इसका मतलब यहां पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, कितनी हुई बेटा, big O of n। तो वर्स्ट केस, in worst case the space complexity of quicksort is big O of n and in best case it will be log n। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक बात है ये, ठीक। तो दिस इज फॉर बेस्ट केस एंड दिस इज फॉर वर्स्ट केस, दिस इज फॉर वर्स्ट केस। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक बात है, चलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए, अब जो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इन पे एक बार हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है क्विक सॉर्ट के, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, इजी है, इजीली हो जाती है, इसलिए इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, सिंपल है, इंप्लीमेंट आराम से कर लेते हैं। अनलाइक मर्ज सॉर्ट इट इज कैश फ्रेंडली as we work on the same array to sort and do not copy data to an auxiliary array। क्योंकि ये एक इन प्लेस एल्गोरिथम है तो हमें एडिशनल एरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सारा डेटा उसी एरे में रखते हैं और उसी एरे पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फास्टेस्ट एल्गोरिथम है लार्ज डेटा के लिए, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जहां स्टेबिलिटी, क्योंकि ये जो क्विक सॉर्ट है ना बेटा, ये स्टेबल सॉर्टिंग नहीं है। स्टेबल सॉर्टिंग का मतलब कि जो रिलेटिव पोजीशंस है सिमिलर एलिमेंट्स की वो चेंज हो जाती है, तो ये एल्गोरिथम स्टेबल नहीं है। तो जहां स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है वहां पर ये बहुत इफेक्टिव है, फास्ट है, क्योंकि इसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो n² है, लेकिन वो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में आती है। ठीक है, चलिए तो डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ big O of n², जिसकी अभी हमने बात की, लेकिन वो तब अकर होती है जब जो पाइवट जो होता है वो पुअरली चूज किया जाता है ना। पुअरली मतलब एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे का अगर आपने एक कोने पे आपने पाइवट एलिमेंट चूज कर लिया तो नेचुरली वो इस तरह से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। फिर स्मॉल डेटा सेट्स के लिए हम इसको प्रेफर नहीं करते और ये एक स्टेबल सॉर्टिंग नहीं है। ठीक बात है। अब ये देखो, ये जो अगला लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रीड आउट करते हैं। इन केस ऑफ ऑलरेडी सॉर्टेड एरे, अगर पहले से एरे सॉर्टेड है जिसको मैंने अभी आपको समझाया, इफ लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट इज चोजन एज पाइवट, अगर पहला एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट को आपने पाइवट चूज कर लिया तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो big O of n² हो जाती है ना। तो अब क्या हम ये कोशिश करेंगे कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम में थोड़ा सा हम कोई चेंज कर दें और इसके वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O of n² से थोड़ी कम आ जाए। मतलब हम ये तो नहीं कर सकते कि हर केस में हमेशा ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दें, लेकिन ऐसा कुछ प्रोविजन यूज कर ले कि कुछ केसेस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो big O of n² से रिड्यूस हो सके। उसके लिए हम जो इसमें रैंडमाइजेशन ऐड करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम क्विकसॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने की कोशिश करते हैं तो हम किसकी तरफ चलते हैं, रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट की तरफ चलते हैं। हम क्या करेंगे, रैंडमाइजेशन का एक कंसेप्ट है जो हम क्विकसॉर्ट में ऐड करेंगे। अब वो कंसेप्ट क्या है, क्या कहता है, देखिए क्या आइडिया है रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट का। देखिए तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है क्यों डिजाइन की, टू डिक्रीज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट। रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट किस लिए डिजाइन हुई, क्विकसॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करने के लिए। आइडिया क्या है, अभी तक हम क्या कहते थे, देखिए ये आइडिया है कि जब हम क्विकसॉर्ट यूज करते थे तो बेसिकली क्या होता था, लास्ट एलिमेंट को हम पाइवट एलिमेंट की तरह हमेशा यूज करते थे, है ना। अब अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है तो ये पार्टीशन इस तरह से नहीं हो पाता था, ये सारे के सारे एक जगह रह जाते थे और आधे एक जगह या एक हाफ में कुछ भी नहीं आता था। अब पाइवट एलिमेंट को लास्ट या फर्स्ट चूज करने की बजाय
हम इस एल्गोरिथम में एक रैंडमाइजेशन ऐड करते हैं। हम क्या कहते हैं कि आप लास्ट एलिमेंट को आप चूज कर लो पाइवेट, है ना, लेकिन अब पार्टीशनिंग इसके ऊपर बेस्ड स्टार्ट मत करो। क्या करो कि आपने क्या किया, रैंडमली इस पूरे एरे में से कोई भी इंडेक्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई भी इंडेक्स आप रैंडमली चूज करो। आपने एक रैंडम एल्गोरिथम लगा लिया जो इनमें से किसी भी एक पोजीशन को रैंडमली पिक करता है, और जिस पोजीशन को उसने रैंडमली पिक किया, मान लो उसने इस पोजीशन को किया, इसको किया, इसको किया, जिस भी पोजीशन को रैंडमली पिक किया, पाइवट एलिमेंट से उस पोजीशन को हम इंटरचेंज कर देते हैं। रैंडमली उसने जो भी इंडेक्स को पिक किया, हम क्या करेंगे, पाइवट एलिमेंट को उठा के उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ले आएंगे, उन्हें इंटरचेंज कर देंगे और फिर उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक आइडिया है। क्या करेंगे देखिए, चलिए क्या है, डू नॉट ऑलवेज यूज ए ऑफ आर। ए ऑफ आर मतलब लास्ट एलिमेंट, लास्ट या फिर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। हमेशा लास्ट या फर्स्ट को ही पाइवट मत चूज कीजिए, इंस्टेड रैंडमली पिक एन एलिमेंट फ्रॉम द सब एरे दैट इज बीइंग सॉर्टेड, है ना। रैंडमली कोई भी एलिमेंट को आप पिक कर सकते हैं। रैंडमली सिलेक्टेड द पाइवट एलिमेंट विल ऑन एन एवरेज विल स्प्लिट द इनपुट एरे रीजनेबली वेल बैलेंस्ड। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो जो पार्टीशन होगा वो उतना ज्यादा स्क्यूड नहीं होगा। स्क्यूड मतलब पूरा का पूरा ट्री एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा कि एक डायरेक्शन में सारे एलिमेंट्स आ गए, दूसरे डायरेक्शन में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, है ना। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ये इसका एल्गोरिथम है। देखो जो आपने क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम पढ़ा था, पहले इधर देखिए, इस एल्गोरिथम को देखिए, ये रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट है ना। क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम में बस आपने क्या किया, यहाँ क्विक सॉर्ट था, आपने साथ में इसमें रैंडमाइज्ड ऐड कर दिया। अलग से कुछ याद नहीं करना, बस एक चीज ध्यान रखनी है। देखिए क्या है, अगर पी क्यू आर से छोटा है, क्विक सॉर्ट में भी यही करते थे, अगर पी आर से छोटा है तो पार्टीशन करो। लेकिन अब यहां पर कैसे पार्टीशन करना है, नॉर्मल रेगुलर वाला पार्टीशन नहीं करना है, रैंडमाइज्ड पार्टीशन करना है। कौन सा रैंडमाइज्ड पार्टीशन, ये वाला। अभी इसको समझेंगे इसका क्या मतलब है। तो क्या करो, अगर पी की वैल्यू आर से छोटी है, मतलब ये जो एलिमेंट है उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो एरे में एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए ही ये वैल्यू होल्ड करती है ना, क्योंकि अगर एक एलिमेंट होगा तो पी और आर दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब रैंडमली रैंडमाइज पार्टीशन करो इसका, और फिर दोनों पार्टीशन पर रैंडमाइज क्विक सॉर्ट इसी तरह से लगाओ। अब ये जो रैंडमाइज पार्टीशन है, ये हमें समझना है ये क्या होता है। तो रैंडमाइज पार्टीशन में आ जाओ, देखो क्या किया हमने। ये क्या कहता है कि पी टू आर, ये देखिए ये एरे है ना, ये पी है, ये आर है ना? और क्या करा हमने, आई में रैंडमली पी से आर के बीच में, मतलब ये लोकेशन है 1 2 3 4 5 6 7, रैंडमली कोई भी रैंडम एल्गोरिथम, रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू हमने पी से आर के बीच में, मतलब 1 से लेके 7 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर ले लिया। ये रैंडम नंबर हर बार अलग अलग आएगा, क्योंकि रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। आपको नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। एक बार जब आप डिवाइड करेंगे हो सकता है 2 आए, अगली बार हो सकता है 3 आए, उससे अगली बार 5 आए, है ना। तो हर बार जब आप इसे यूज करेंगे, एवरी टाइम इट विल जनरेट अ डिफरेंट वैल्यू, है ना, क्योंकि रैंडमाइजेशन इसमें इंक्लूडेड है। इट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक, यू कैन नॉट डिटरमाइन इट। ओके, तो अब जो भी वैल्यू आई, आप ए ऑफ आर को उस पर्टिकुलर ए ऑफ आई से इंटरचेंज कर देंगे। तो मान लीजिए अगर ये मान लो एरे सॉर्टेड होता, तो ए ऑफ आर को मान लो आई की वैल्यू आई 3, है ना। तो आपने क्या किया, ए ऑफ आर, ये क्या है, ये है ए ऑफ आई, सपोज इफ दिस इज आई, है ना, एंड दिस इज योर आर, तो ए ऑफ आर क्या है, दिस इज योर ए ऑफ आर, दिस इज ए ऑफ आर। तो आप क्या करेंगे, ए ऑफ आई और ए ऑफ आर को इंटरचेंज कर देंगे, है ना। तो इससे क्या हुआ, पाइवट एलिमेंट लास्ट में ना रह के बीच में कहीं आ जाएगा। यहां पर अब आप जो फर्दर काम कर रहे हैं आप अपना करते रहिए। मान लीजिए ये सॉर्टेड एरे था, तो सॉर्टेड एरे में ये जो लास्ट सबसे बड़ा एलिमेंट था ना, वो उठ के बीच में कहीं आ जाएगा। तो वो जो स्क्यूड की प्रॉब्लम थी, जो ट्री में एक साइड में सारे नोड जा रहे थे, वो प्रॉब्लम हमने समहाउ रिलीव करने की कोशिश की। अभी भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर ये फिर वर्स्ट केस परफॉर्मेंस को बिग O ऑफ n स्क्वायर ही देगा। हालांकि ये बहुत ईज आउट कर देता है। इसकी जो एवरेज केस परफॉर्मेंस है रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट की, एवरेज केस परफॉर्मेंस जो है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, वो तो बिग O ऑफ n log n है ही है।
है ना। लेकिन जो इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके बारे में देखते हैं। अगर हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो एक केस ऐसा है जहां पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाती है। कौन सा केस? व्हेन ऑल एलिमेंट्स इन द एरे आर सेम। मान लो आपने कोई ऐसा एरे लिया जिसमें सारे एलिमेंट्स की वैल्यू एक ही है, जैसे सपोज 2 2 2 2 2 2। अगर मान लो ये एरे है, तो इस केस में जब आप इसे पार्टीशन भी करेंगे, मान लो आप इसे इससे और इसे रिप्लेस करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना बेटा, वो बिग O ऑफ n स्क्वायर ही आएगी। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस केस में? जब एरे के सारे एलिमेंट सेम है, उस केस में अभी भी रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट की जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर आती है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने कोशिश की है कि हम रैंडमाइजेशन को इंक्लूड करके क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दें। है, जितनी रिड्यूस हो पाएगी हम रिड्यूस करेंगे, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर ही आएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्विक सॉर्ट में किस तरह के क्वेश्चन अभी तक एकेटीयू में क्विक सॉर्ट से रिलेटेड आए हैं, इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग मैंने आपको जैसे पहले बताया था, सॉर्टिंग हर पेपर में आपको एक ना एक सॉर्टिंग टेक्निक मिलती ही मिलती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एंड कंपेयर बेस्ट एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्विक सॉर्ट। आपको बेस्ट केस वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को डिराइव करना है, डिफरेंट केसेस बताने हैं और फिर उनमें कंपैरिजन करना है। ये एकेटीयू 22-23 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है बेटा। एक्सप्लेन रैंडमाइज्ड क्विक एल्गोरिथम्स। रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम क्या होता है? इसमें आप बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्विक सॉर्ट का एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं कि रैंडमाइजेशन को ऐड कर देते हैं जब हम नेक्स्ट एलिमेंट को पाइवट चूज करते हैं। अब मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो बेस्ट है वर्स्ट केस में? सॉर्ट द लिस्ट, ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है इसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दीजिए। तो इस तरह के जो एल्गोरिथम्स हैं, जो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एकेटीयू में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। अब ये देखो कि जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इन तीनों एल्गोरिथम्स में वो किसकी बेटर है? मर्ज सॉर्ट की बेटर है, n log n है ना, क्योंकि मर्ज सॉर्ट तो तीनों केसेस में n log n चलता है। लेकिन जो क्विक सॉर्ट है उसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर होती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में जहां लार्ज डेटा सेट्स की बात करते हैं वहां पर क्विक सॉर्ट बहुत रीजनेबली बेटर है। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ना। लेकिन ये एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। ठीक बात है। तो आज के लिए यहीं तक हम कंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हीप सॉर्ट पढ़ाऊंगी और हीप सॉर्ट से जुड़ी हुई सारी जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा।